हेलो बच्चों, मैं सागर कुमार तिवारी 12th एग्रीकल्चर में फिर आपका स्वागत करते हैं। कृषि विज्ञान की बात कर रहे थे अपन, तो कौन से चैप्टर की बात कर रहे थे? फर्स्ट चैप्टर की। कौन से की बात कर रहे हैं अपन? फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में अपन देख रहे थे मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो मृदा उर्वरता में देख लेते अपन ने प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक, इनको सविस्तार अध्ययन किया था। सविस्तार में अपन ने देख लिया था पैतृक पदार्थ देख लिया और दूसरा देख लिया स्थलाकृत। इसके बाद में अपन ने देख लिया मृदायु क्या होता है और जलवायु किस प्रकार मृदा उर्वरता को प्रभावित, मृदा प्रोफाइल की गहराई और मृदा अपर्दन किस प्रकार मृदा उर्वरता। आज अपन देखेंगे मृदा की भौतिक दशा, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, इन दोनों पॉइंटों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये दो अवशेष बचे हुए हैं प्राकृतिक कारकों के। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक में थे अपने जलाक्रांति और फसल प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात। तो आज बात कर रहे हैं मृदा की भौतिक दशा की। तो मृदा की भौतिक दशा से आपको एक बात मैं समझा देता हूँ। मृदा की भौतिक दशा से आपको एक बात मैं समझा देता हूँ, क्या है कि भाई यहाँ अपन बात करते हैं मिट्टी के कण, आकार, रंग, रूप, इन सब के बारे में बात करते हैं मृदा की भौतिक दशा के अंतर्गत। तो मृदा की भौतिक दशा क्या होती है बेटा? मृदा की भौतिक दशा किस बात को अंकित करती है? मृदा की भौतिक दशा कहती है कि इस प्रकार होनी चाहिए। मृदा की भौतिक दशा कैसी होनी चाहिए? जिसमें पौधे की बढ़वार हो सके तथा जल एवं वायु संचार पर्याप्त मात्रा में हो सके। भाई मृदा उर्वरता कब अच्छी होगी? जब पौधे का वायु संचार अच्छा होगा एवं जल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होगी, तो मृदा की भौतिक दशा कैसी होगी? अच्छी। फिर बात करते हैं अपन कि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होने से जल धारण क्षमता। भैया आपको पता है कि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी तो क्या होगा? जल धारण क्षमता अच्छी होगी, जीवाणु की क्रियाशीलता अच्छी होगी, जीवाणु पदार्थ की सड़न से मृदा की जड़ों का विकास भी अच्छा होगा। तो अब तक अपन ने बात कर ली भाई कि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होने से क्या होगा? जल धारण क्षमता अच्छी होगी, जीवाणु की क्रियाशीलता अच्छी होगी और जीवाणु पदार्थों की सड़न से मृदा के जड़ों का विकास भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो अपन ने क्या देख लिया मृदा की भौतिक दशा में कि भाई जितनी अच्छी मृदा की भौतिक दशा होगी, जल एवं वायु संचार का पर्याप्त मात्रा में उतना ही अच्छा होगा। फिर बात करते हैं आगे कि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी तो जीवाणु क्रियाशीलता भी अच्छी होगी, जल धारण क्षमता भी अच्छी होगी और पदार्थों का सड़न भी अच्छा होगा। फिर बात करते हैं कि बलुई मृदाओं में रंध्रावकाश क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? जल एवं पोषक तत्व मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं और मृदा की उर्वरता क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। देखो आपको सीधी सी बात बता देता हूं मैं कि भाई मृदा के कण क्या होंगे? अगर मोटे होंगे तो जल एवं वायु संचार क्या होगा? आसानी से जा नहीं पाता है। लेकिन अगर क्या है, मृदा के कण क्या होते हैं? बड़े होंगे तो बड़े होने से क्या होता है? जल एवं पोषक तत्व क्या हो जाता है? मृदा के नीचे चले जाते हैं। भाई बड़े बड़े चट्टानों से क्या होता है? रिसके चला जाता है। लेकिन छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या कर लेते हैं? आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं और वो क्या कर लेते हैं? एक सतह बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि पोषक तत्व एवं जल क्या होता है? मृदा के निचले स्तरों में नहीं जा पाता, वो क्या होता है? ऊपर ही रह जाता है, जिससे क्या होता है? मृदा की उर्वरता क्षमता भी क्या होती है? बनी रहती है। तो समझ गए कि बलुई मृदाओं में क्या होता है? बलुई मृदा में क्या होता है? रंध्रावकाश कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, जिससे क्या होता है? जैसे रेतीली वगैरह मिट्टी होती है, इनमें रंध्रावकाश कैसे होते हैं? बड़े बड़े। जबकि चिकनी मिट्टी में क्या होता है? रंध्रावकाश कैसे होते हैं? छोटे छोटे। और पानी से क्या होते हैं? वो पास पास चिपक जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता क्षमता में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। भाई मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा किस प्रकार होगी? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे यहाँ एक फील्ड है और एक फील्ड कौन सा है? ये है। तो ये दोनों खेतों में अंतर क्या होगा कि इसमें तो किसकी नाइट्रोजन की अधिकता होगी और इसमें किसकी होगी? फास्फोरस की अधिकता होगी। ये तो जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि सभी प्रकार की मृदाओं में सभी प्रकार के पोषक तत्व समान मात्रा में नहीं पाए जाते। किसी मृदा में तो नाइट्रोजन की अधिकता होगी और किसी में क्या होगी? फास्फोरस की अधिकता होगी। भाई ये बात तो आप सब जानते हो, किसी में तो क्या होगा? नाइट्रोजन की अधिकता होगी, किसी में क्या होगी? फास्फोरस की अधिकता होगी। तो जिन मृदाओं, तो क्या अपन क्या बात समझे इससे कि सभी मृदाओं में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसी में तो नाइट्रोजन की अधिकता होती है, किसी में फास्फोरस की कमी होती है। जबकि कुछ मृदाओं में क्या होता है? फास्फोरस की अधिकता होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। जिन मृदाओं में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी उनकी उर्वरता क्षमता भी क्या होगी? अधिक। भाई जिस मृदा में क्या होगा कि उर्वर की मात्रा क्या होगी बेटा? ज्यादा,
भाई जिसमें क्या होगा, आप सब जानते हो कि जिसमें पोषक तत्व ज्यादा होंगे या खनिज लवण ज्यादा होंगे तो उसकी उपजाऊ क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो सारे अपने क्या हो गए, प्राकृतिक कारक हो गए। अब प्राकृतिक कारक के बाद में बात करते हैं अपन किसकी, कृत्रिम कारकों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, कृत्रिम कारकों की बात करें। तो कृत्रिम कारक कौन कौन से, कृत्रिम कारक मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियली फैक्टर। आर्टिफिशियली फैक्टर कौन से होते हैं, जो मनुष्य मानव द्वारा क्या किए जा रहे हैं, प्रकट किए जा रहे हैं। भाई मृदा की उर्वरता क्षमता को प्रभावित करने वाले ऐसे कारक जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। अब जलाक्रांति क्या है, मानव द्वारा ही तो प्रकट होता है। जैसे अपन बात करते हैं कि किसी फील्ड में क्या होता है, किसी फील्ड में जैसे उसकी आवश्यकता से अधिक अगर पानी बढ़ जाता है, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, पानी बढ़ जाता है, तो जिससे मृदा का क्या होगा, वायु संचार रुक जाएगा। वायु संचार कैसे रुक जाएगा, क्योंकि आपको पता है मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण। ये कोई इन कणों के बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं अपन, रंध्राकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्राकाश कहते हैं। और इन रंध्राकाशों से क्या होता है कि जल एवं वायु का संचार होता है। तो पानी की अधिकता के कारण ये जल एवं वायु, ये रंध्राकाश क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये रंध्राकाश क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं कि मृदा की वायु संचार एवं जल संचार रुक जाता है, और जिससे मृदा की उर्वरता क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि जब मृदा में क्या होता है, फसल की आवश्यकता से अधिक जल का भराव होता है, तो जिससे मृदा में क्या होता है, वायु संचार की कमी आ जाती है। जल एवं वायु संचार क्या हो जाती है, कमी। कमी कैसे आई, अभी मैंने बताया ना, क्या होता है कि रंध्र कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो रंध्र बंद होंगे तो जल एवं वायु संचार क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण मृदा की उर्वरता क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। समझ गए कैसे, कि भाई फसल की आवश्यकता से अधिक अगर पानी होगा तो वो कहाँ रहेगा, खेत में भरेगा, और खेत में बढ़ने से क्या होगा कि मृदा में जो छोटे छोटे छिद्र है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। छिद्र बंद होने से क्या होगा, जल और वायु संचार रुक जाएगा। जल और वायु संचार रुकने से मृदा की उर्वरता क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी। और उर्वरता क्षमता कम तो उत्पादकता क्षमता भी कम। ये बात हमेशा ध्यान रखना। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंट अपना, फसल प्रणाली। क्या है दूसरा पॉइंट, फसल प्रणाली। फसल प्रणाली क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम। यानी क्या होता है कि किसी निश्चित भूभाग पर अपन क्या करते हैं कि लगातार एक ही फसल बोते रहते हैं। भाई क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फसल चक्र नहीं अपनाते। फसल चक्र मतलब क्या होता है, फसल चक्र की परिभाषा जानते हो, मैं बता देता हूँ, फिर एक बार और याद दिला देता हूँ। फसल चक्र यानी क्या होता है, किसी निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में फसलों को बदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। अब बात करते हैं फसल प्रणाली की। तो फसल प्रणाली क्या होता है, किसी निश्चित भूभाग पर प्रतिवर्ष अपन क्या करते हैं, एक ही एक फसल बोते हैं। तो एक ही एक फसल बोने से क्या होता है, उस फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व वो क्या कर लेते हैं, मृदा में से खत्म हो जाते हैं, तथा रोग एवं कीटों का प्रकोप भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि एक ही एक फसल बोते हैं तो जिससे क्या होता है, रोग एवं कीटों का प्रकोप भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि वो क्या होता है, आपको पता है कि कीट एवं सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं आसानी से। वो कहाँ चले जाते हैं, मृदा के अंदर दबे रहते हैं काफी समय तक। ठीक है, अब क्या करना चाहिए आपको फसल चक्र प्रणाली अपनाते समय, कि भाई प्रतिवर्ष एक फसल उगाने से क्या होता है, मृदा में पोषक तत्व की कमी आती है। तो इसमें क्या करना चाहिए, अपन को फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र कैसे, कि भाई फसल चक्र का मतलब क्या हुआ कि किसी निश्चित भूभाग पर, जैसे अपन बात करते हैं ये खेत है, पहले यहाँ कोई और फसल बो दी, ठीक है। अब जैसे इसमें बो दिया अपन ने गेहूं पहले, तो अब बो दिया अपन ने चना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फसल चक्र हो गया। भाई एक ही खेत है, एक ही ऋतु है, और इसमें क्या हो गया, एक मतलब निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। और फसल चक्र अपनाने से ही क्या होता है, मृदा की उर्वरता क्षमता में क्या होती है, वृद्धि। और मृदा की उर्वरता क्षमता में वृद्धि तो मृदा की उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि होगी। समझ गए। और हमेशा ये बात ध्यान रखना कि फसल चक्र के अंतर्गत क्या करते हैं अपन, फसल चक्र जब अपनाते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है, अनाज वाली फसलों के साथ दलहनी फसलें अपनाते हैं। क्यों, क्योंकि दलहनी फसलें क्या करती है, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का क्या करती है, वायुमंडल से स्थिरीकरण करती है। और वायुमंडल से स्थिरीकरण करने के कारण मृदा की उर्वरता क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समझ गए बात। अब बात करते हैं फसल चक्र में दाल वाली फसलें उगाने से क्या होती है, मृदा की उर्वरता क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि। जैसे उदाहरण की बात करें, यहाँ अपन ने लिया था गेहूं और प्लस क्या ले लिया, चना। ये लो, ये आपका उदाहरण बन गया। सीधी सी बात है, सिंपल सी। ठीक है, तो फसल प्रणाली समझ गए, जलाक्रांति हो गई। तो अपन ने यहाँ बात कर लिया 2 पॉइंटों की। किसकी 2 पॉइंट कौन कौन से, कृत्रिम कारकों के, जलाक्रांति और फसल प्रणाली। और यहाँ अपना प्राकृतिक कारक पूरे हो गए, मृदा की जलवायु वगैरह। इसके आगे के पॉइंट अपन बात करेंगे। ठीक है,
जैसे कृत्रिम कारकों के अगले पॉइंट है जैसे मृदा पीएच, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, मृदा सूक्ष्मजीव और मृदा जुताई की विधि, ये अपन आगे बात करेंगे। ठीक है,